नमस्कार, मैं हूँ राजीव और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं अनिल चोपड़ा जी बजाज कैपिटल से। अनिल चोपड़ा जी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और बीमा, इन दोनों विषयों पर जब भी कभी कुछ समझना हो, कुछ बात करनी हो, तो इसके लिए एक अथॉरिटी की तरह से, एक बड़े जानकार की तरह से हमारे लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। और इनकी इस उपलब्धता के लिए और इनकी इस सदाशयता के लिए बहुत बहुत इनका धन्यवाद, बहुत आभारी हैं हम। अनिल जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और पिछले कई वर्षों से हम आपसे लगातार हर दीपावली से पहले आपके दीपावली चयन के तौर पे आपसे चुने हुए 5 फंडों के नाम पूछते हैं, आप बताते रहे हैं। इस बार भी उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इस दीपावली के अवसर पर आपकी नज़र में कौन से 5 ऐसे फ़ंड हो सकते हैं जिन्हें अगर निवेशक अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें तो वो उनके लिए लाभप्रद होंगे। ये सालाना एक्सरसाइज है, तो अक्सर हम साल भर के नज़रिए से पूछते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड निवेश जो है वो एक साल का नहीं होता है। और ख़ास तौर पे जब आप इक्विटी में करें तो आ, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति इनको सिर्फ एक साल के नज़रिए से देखे। तो जी। आपके कौन से चुने हुए फ़ंड हैं उनके बारे में हम आएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा म्यूचुअल फंड उद्योग के बारे में आपसे समझना चाहते हैं। इस समय साल भर से अगर आप देखें शेयर बाज़ार जो इक्विटी सेगमेंट है, वहाँ पर बाज़ार ने कोई नई ऊंचाइयाँ नहीं छुई हैं। इसके चलते म्यूचुअल फंड निवेशकों के मन में भी थोड़ा है, ख़ास तौर पे उन्हें लग रहा है कि लार्ज कैप में कुछ मज़ा नहीं आ रहा। बहुत सारे फंड्स के आप रिटर्न साल भर के देखेंगे तो थोड़ा नेगेटिव ही होंगे। निवेशकों के मन में एक मायूसी है उसके चलते। क्या कहना चाहेंगे आप उनसे? पहले तो धन्यवाद राजीव जी कि आप हर साल याद करते हैं। हमारी यही गुजारिश रहेगी कि थोड़ा और ज़्यादा याद कीजिए कीजिए बीच में भी, बजाय जी। इसके कि सिर्फ दिवाली पे याद करें। बट देखिए, आपने सही बोला कि अगर हम पिछले 12 महीने की रिटर्न्स की बात करें तो वो काफ़ी निराशाजनक रही है। लेकिन जैसे आपने भी पहले ही बोल दिया कि 12 महीने की जो रिटर्न्स हैं वो कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखती है। अगर आप इक्विटी में निवेश करने करके अपने फ्यूचर गोल्स की पूरा करने की प्रयत्न कर रहे हैं, तो हमेशा जो गोल्स हैं आपके वो कम से कम 5-7 साल से ज़्यादा दूर लंबे होने चाहिए। चाहे वो बच्चों की एजुकेशन का हो, चाहे उनकी शादी का हो, चाहे अपनी रिटायरमेंट का हो, चाहे घर बनाना है आपने, या और भी कोई भी आपका इम्पोर्टेंट गोल है। तो और दूसरा अगर हम देखें तो जिन्होंने पिछले 3 साल पहले निवेश किया था, उनसे बात करें तो वो तो कहेंगे भई इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हुई कि हमारी रिटर्न तो आ रही है 18% पर एनम, 20% पर एनम, 16% पर एनम। तो ये अलग-अलग पीरियड्स में ये अलग-अलग इनका रिटर्न्स का जो मापदंड है वो बदलता रहता है। इसलिए हम बार-बार ये रिपीट करते हैं कि इक्विटी में निवेश करना है तो लॉन्ग टर्म जो है उसकी जो परिभाषा है हमारे हिसाब से वो 7 वर्षों की है। और पिछले 1 साल में तो हम सब जानते हैं कि कुछ प्रेशियस मेटल्स भी इन्होंने खूब नई ऊँचाइयाँ छुई, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर हो गया, उसकी भी दिवाली के आस-पास बहुत लोग उसकी भी कोशिश करते हैं कि कुछ निवेश किया जाए। लेकिन वो कभी अलग चर्चा करेंगे उसके बारे में। आज आपने बोला है कि 5 जो है जो म्यूचुअल फंड की स्कीमें हैं उनके बारे में बात की जाए। जहाँ तक उद्योग की बात है, उद्योग भी नई ऊँचाइयाँ छू रहा है, चाहे सेंसेक्स ने या मार्केट ने नई ऊँचाइयाँ ना छुई हों। तो राजीव जी, हम सब जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं कि जो हमारा म्यूचुअल फंड उद्योग की जो टोटल एयूएम जिसको हम बोलते हैं, जो फंड्स मैनेज कर रहे हैं, वो तकरीबन 70 लाख करोड़ को टच कर गया है। थोड़ा बहुत हो सकता है अभी 66-67 लाख हो, बट ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है पिछले कुछ वर्षों में। और अगर हम इसकी एक मापदंड ये होता है कि आपकी कंट्री के कुल जो बैंक डिपॉज़िट्स हैं, उसका ये कितना प्रतिशत है। तो अभी हमारे इंडिया में तकरीबन 2 करोड़ करोड़ रुपए के बैंक डिपॉज़िट्स हैं, और तकरीबन अगर हम बोलें कि 70 लाख करोड़ के म्यूचुअल फंड्स के पास एयूएम है, तो ये 35% हुआ। तो ये जो जर्नी है ये कुछ साल पहले मुश्किल से 15% होती थी, फिर 20 हुई, अभी 35 पे पहुँची है। और ये आप जी। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग बैंकों करके को रख उससे लीजिए। तकलीफ भी हो रही है सर। जी, आप ये रिकॉर्डिंग सेव करके रख लीजिए कि अगले 10-15 सालों में ये परसेंटेज बढ़ती जाएगी, और एक ऐसा टाइम भी आएगा जब म्यूचुअल फंड का जो एईएम है बैंक डिपॉजिट को क्रॉस कर जाएगा। और वो एक ऐसा इम्पोर्टेंट एक टाइम फ्रेम होगा जब हमारी कंट्री जो है वो डेवलप्ड नेशंस में आ जाएगी, जिसके हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं। कोई 2047 कर रहा है, मेरे हिसाब से तो 2037 में भी हो सकती है। तो ये तो हुई जी। म्यूचुअल फंड उद्योग की। 11 करोड़ लोग जो हैं सिपे कर रहे हैं, 28,000 करोड़ की हर महीने सिपों के थ्रू ही इक्विटी मार्केट में निवेश आ रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी खबरें हैं सब, उद्योग के लिए भी और इन्वेस्टर्स के लिए भी और इकोनॉमी के लिए भी। अब रही बात कि हमने 5 फंड जो आपने बोला कि हम चुन के बताएँ, जिसमें हमारे जो दर्शक हैं वो उसमें निवेश कर सकते हैं। तो ये तो हमने पहले ही क्लियर कर दिया कि भई 1 साल के लिए तो अगर आप करना चाहते हैं तो इक्विटी मार्केट या इक्विटी म्यूचुअल फंड अच्छा कोई सिलेक्शन नहीं है।
उसके लिए तो आपको डेट म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका जो जो होराइज़न है, अगर 5-7 साल या उससे ज़्यादा लंबा है, फिर आप डेफ़िनेटली ये जो फंड्स हम आपको बता रहे हैं, इसमें या तो लमसम या म्यूचुअल फंड सिप्स के ज़रिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। इससे पहले कि जी। हम आपको 5 नामों के बारे में बताएँ, मैं थोड़ा-सा समय लूँगा आपको अपना प्रोसेस बताने के लिए कि आप लोग सोचते होंगे कि भई ये फंड सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? मतलब ऐसे ही देखा कि किस फंड की क्या रिटर्न आई है, वहाँ से कोई भी एक फंड लेके बता दिया, ऐसा नहीं है। इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा रिसर्च चलती है, इसके पीछे बहुत ही आकलन करना पड़ता है, कई चीज़ें हैं। तो देखिए, हमने जो बजाज कैपिटल की जो हमारी रिसर्च की टीम है, हम इसमें 2 चीज़ों पे ध्यान देते हैं। तो इनको हम बोलते हैं कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस और दूसरा क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो एक तो नंबर्स के ऊपर कि क्या साइज़ है, क्या रिटर्न वगैरह थी, और क्वालिटी क्या है। दोनों चीज़ों का मिश्रण बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो हम वेटेज देते हैं, वो देते हैं तकरीबन 65% क्वांटिटेटिव को और 35% क्वालिटेटिव को। तो ये हम शुरू से ही हमारे रिसर्च की एक ये विधि रही है कि हम इन 2 चीज़ों पे ध्यान देके फिर ही हम, क्योंकि स्कीमें जो हैं 45-50 म्यूचुअल फंड है और स्कीमें 1000 के करीब है, और हमने जो सिलेक्ट करनी है वो मुश्किल से 40-50 करनी है। उसमें से भी आज के प्रोग्राम में मैंने सिर्फ 5 ही बतानी है। तो ये इंपॉर्टेंट था कि बता दें आपको कि कैसे हम इनको चुन रहे हैं। अब जी। पहले हम क्वालिटेटिव की बात कर लेते हैं, जिसमें तकरीबन 1/3 या 35% हम लोग वेट देते हैं। उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें एक तो बड़ा सिंपल सा हो गया कि जो एएमसी है उसकी पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। अभी तक कई एएमसीज़ हैं जिनको 30 साल हो गए, 25 साल हो गए। ओवरऑल उनकी जो फंड मैनेजमेंट है, उनका जो साइज़ है वो क्या है, वो कैसे ग्रो करा है। और उसके अलावा ये भी देखते हैं कि उनके फंड मैनेजर्स कितने हैं। कुछ के पास 3-4 फंड मैनेजर्स हैं, कुछ के पास 15-20 फंड मैनेजर्स की फ़ौज है। यानी कि उनकी रिसर्च में बहुत ज़्यादा उनकी इन्वेस्टमेंट हो रखी है। तो वहीं से डेफ़िनेटली फिर जो डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस भी बढ़िया हो जाता है। उसके अलावा जो एनालिस्ट होते हैं, जो एक-एक कंपनी में जाके और इंडस्ट्री में जाके खोजबीन करके, मैनेजमेंट से बात करके फिर खबर लेकर आते हैं कि कौन-सी कंपनी का शेयर चढ़ने वाला है। तो एनालिस्ट टीम कितनी बड़ी है और कितनी एक्सपीरियंस वाली है, उसको भी देखा जाता है। उसके अलावा फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस और कितने साइकिल्स वो देख चुके हैं। देखिए, साइकिल्स जो हैं वो जैसे अभी पीछे कोविड का साइकिल आया, उसके पहले 2008 का आया था। ऐसे कई साइकिल उतार-चढ़ाव जो आते हैं, तो जो एएमसीज़ के फंड मैनेजर्स ने 3, 4, 5 साइकिल्स देख रखे हैं, उनकी डेफ़िनेटली जो जो उनकी ओवरऑल क्वालिटी है फंड मैनेजमेंट की, वो इम्प्रूव हो जाती है। तो ये तो, और हम लोग जो हैं रेगुलरली इनसे इंटरैक्ट करते हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं, वो सीआईओज़ के साथ भी और फंड मैनेजर के साथ भी। ये तो हो गया क्वालिटेटिव। अब जो क्वांटिटेटिव है, जिसमें हम 65% वेट देते हैं, उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें हमारा एल्गोरिथम मॉडल है। उसमें कई चीज़ें हैं, जैसे कि एक तो रेशियोज़ देखते हैं। सबसे पहला रेशियो तो है रोलिंग रिटर्न्स का। तो आई एम श्योर हमारे दर्शक सब अच्छी भली-भाँति परिचित हैं कि रोलिंग रिटर्न पिछले 3 महीने की, 6 महीने की, 1 साल की, 3 साल की, 5 साल की। ये 5 हम देखते हैं हर एक स्कीम की, और ज़्यादा तवज्जो देते हैं पिछले 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के, और उनको ज़्यादा वेट दिया जाता है। उसके बाद किस स्कीम ने कितना अल्फा क्रिएट किया है। यानी अगर कोई लार्ज कैप फंड है, तो लार्ज कैप का जो इंडेक्स है, उसके ऊपर उन्होंने कितने परसेंटेज रिटर्न एक्स्ट्रा दी है इन्वेस्टर्स को, उसकी भी कैलकुलेशन की जाती है। सारे के सारे बड़े-बड़े जो फंड्स हैं, और उनकी फिर टेबल बना के फिर हम एक लिस्ट बनाते हैं कि भई इनमें से किनका प्रदर्शन ज़्यादा अच्छा रहा है। उसके अलावा फिर शार्प रेशियो होती है। शार्प रेशियो मतलब कि भई रिस्क एडजस्टेड रिटर्न क्या है। अगर थोड़ा-सा रिस्क लेके रिटर्न ज़्यादा अच्छी आ जाती है, तो डेफ़िनेटली वो वैसे फंड जो है हम ज़्यादा सेलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा रिस्क लिया और रिटर्न कम ही रह गई, तो वो शार्प रेशियो हमको बता देती है। उसके अलावा बीटा भी देखते हैं हम। बीटा का मतलब होता है कि भई सेंसिटिविटी क्या है। अगर किसी वजह से कोई खबर आई ट्रंप के टैरिफ की या किसी भी चीज़ की, और मार्केट धड़ाम से 3% नीचे गिरी, तो ऐसी कौन-सी स्कीमें हैं कि 3% तो स्कीम मार्केट गिरी, लेकिन वो स्कीम गिर गई 5%, 6%, तो वो बीटा बता देता है हमको। तो बीटा को भी हम ध्यान में रखते हैं। तो ये 5-6 चीज़ें हैं जिनको, इसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ जाता है कि इसमें डाउनसाइड रिस्क जो है उसको हम ज़्यादा ध्यान में रखते हैं। तो अपसाइड जी। पोटेंशियल इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है राजीव जी, कि हमको अपने क्लाइंट्स के पैसों को एज ए फिड्यूशरी कैपेसिटी में उसका ध्यान रखना है। तो हम डाउन साइड जो रिस्क है, उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। जहाँ पे भी हमको लगता है कि डाउन साइड रिस्क ज़्यादा है, वहाँ से हम स्कीमों से निकल जाते हैं या उनको रिकमेंड नहीं करते। तो ये सब कुछ मैंने चीज़ें बताई हैं आपको, जो हमारे प्रोसेस में इस्तेमाल होती है। तो अब आप बोले अगर, तो बिल्कुल। हम 5 फंड्स पे आ जाते हैं। जी सर। अब वही वही सवाल था मेरा कि अगले 5, मतलब इस बार के लिए जो 5 फंड आपने चुने हैं वो कौन से? हाँ, देखिए, पहला जो फंड है जिसकी मैं बात करना चाहूँगा, वो तो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मल्टी कैप फंड।
तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई म्यूचुअल फंड जो है वो हम सब जानते हैं कि वो टॉप 3 म्यूचुअल फंड में से एक है साइज़ के हिसाब से, और उनके फ़ोलियोज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। और मल्टी कैप फंड के बारे में आई एम श्योर दर्शक जानते होंगे कि हमारे जितनी भी कंपनीज़ हैं, 6-7 हज़ार जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं, वो 3 जगह डिवाइड हो जाती हैं। टॉप 100 कंपनीज़ को लार्ज कैप बोलते हैं, अगली 150 कंपनीज़ को हम मिड कैप बोलते हैं, और बाकी सारी कंपनीज़ को स्मॉल कैप बोलते हैं, जो 5 साढ़े 5 हज़ार बच जाती हैं। तो तीनों का अलग-अलग पोटेंशियल रहता है। कई बारी लार्ज कैप अच्छी रिटर्न देती है, स्टेबल रिटर्न देती है, मिड कैप कई बारी बहुत तेज़ी से भागता है, और स्मॉल कैप तो वही है कि हाई रिस्क हाई रिटर्न। तो स्मॉल कैप में कई बार रिटर्न बहुत ज़्यादा आ जाती है, लेकिन जब मार्केट गिरती है तो स्मॉल कैप पहले गिरते हैं। तो ये जो एसबीआई मल्टी कैप है, इसमें तीनों का मिश्रण है। यानी कि मल्टी कैप की डेफिनेशन ही ये है कि कम से कम 25% जुड़ होना चाहिए लार्ज कैप में, कम से कम 25% मिड कैप में, कम से कम 25% स्मॉल कैप में, और बाकी जो 25% रह गया वो फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कि भाई लार्ज में एक्स्ट्रा जोड़ दे, या मिड में एक्स्ट्रा कर दे, या स्मॉल में कर दे, या तीनों में 33-33-33 कर दे। तो उस हिसाब से जो एसबीआई मल्टी कैप फंड है, वो हमारे क्वांट मॉडल पे खरा उतरता है। इसलिए हम एक तो रिकमेंड कर रहे हैं कि जो भी आप सिप स्टार्ट करने वाले हैं, या आपने अगर 5 लाख रुपए लगाना है, 1-1 लाख 5 जगह, तो 1 लाख रुपए आपका यहाँ जाना चाहिए। तो ये तो हो गया एक। दूसरा जो है, एक टाइम टेस्टेड हमारा, शायद पिछले प्रोग्राम में भी मैंने बोला होगा, ज़रूर बोला होगा, 5 साल पहले भी उठा के देख लीजिए, वो है हमारा निप्पॉन का ग्रोथ फंड, जिसको पहले रिलायंस का ग्रोथ फंड बोलते थे। तो ये एक मिड कैप स्कीम है, और इसकी शायद हिस्ट्री भी काफ़ी लंबी है, शायद 25-30 साल की हो गई। और ये एक टाइम टेस्टेड इसके फंड मैनेजर की कैपेबिलिटीज़ हैं कि जो एक 150 कंपनियाँ जो कि आज थोड़ी मीडियम साइज़ की हैं, बट कल को लार्ज कैप बन सकती हैं। तो इनका जो फ़ोकस है वो भी लिमिटेड है, सिर्फ़ 150 कंपनियाँ, उन 150 में से भी ये 15, 20, 30 ऐसी कंपनियाँ चुनते हैं अपने एनालिस्ट को भेज-भेज के, कि जिनकी उम्मीद है कि भई उनके प्राइसेज़ में बढ़ोतरी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और पिछले कई सालों का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए आप, कि निप्पॉन ग्रोथ फंड, इसका नाम बदल चुका है, पहले इसका नाम रिलायंस ग्रोथ फंड होता था। तो वो इसकी जो परफ़ॉर्मेंस रही है, वो काबिल तारीफ़ रही है, और ये लोगों का पसंदीदा भी है, हमारा भी डार्लिंग है। और हम ये ज़रूर चाहेंगे जी। कि अगर कोई भी निवेश करने अभी की अभी सोच रहा है। 30 साल पूरे हुए हैं। अभी हाँ अभी जी। इसके 30 साल पूरे हुए हैं, और इसके फंड मैनेजर रुपेश पटेल जी हैं। हाँ उनसे जी, अभी बिल्कुल हमने सही बोला बातचीत भी आपने। की थी। जी। और इसमें आई एम श्योर झा जी, आपके पास ये भी आंकड़े होंगे कि अगर 30 साल पहले जब ये शुरुआत करी थी, किसी ने अगर 5,000 रुपए महीने की सिप करी होती इसमें, तो कितने हो गए होते उसके पास, वो बहुत बड़ी फिगर को निकलेगी। आप वो भी कभी दर्शकों को जी। बता सकते हैं। हाँ, तो उन्होंने खुद में भी लमसम मैंने के बारे में बताया था कि जब एनएफओ आया था उस समय से आज की तारीख में अगर कोई एनएफओ में पैसा लगा के आज बैठा रहता, तो उसके पैसे 400 गुना हो गए होते। या देखिए, बिल्कुल सही बोला आपने। तो ये है, तो मतलब इसलिए, और आगे भी हम यही उम्मीद रखते हैं, क्योंकि जो लैंडस्केप है ना 150 कंपनियों का, वो बदलता रहता है। ऐसा नहीं है कि 30 साल पहले जो 150 कंपनियां थी मिड कैप में, आज भी वही 150 है। वो तो कई तो मिड कैप खत्म होके वो स्मॉल कैप में चली गई, कुछ लार्ज कैप बन गई हैं, तो कुछ नई आ जाती हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलती है। उसके अलावा जो तीसरा फंड जो हम सजेस्ट कर रहे हैं, वो भी जो म्यूचुअल फंड में रेगुलर निवेश करते हैं, उन्होंने जरूर नाम सुन रखा होगा। हम बात कर रहे हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की। तो पराग पारिक साहब का भी ये नई एएमसी है, बहुत पुरानी एएमसी नहीं है। आई थिंक इसको अगर आप देखेंगे शायद 10-15 साल हुए होंगे। और इसने, इसका जो फ्लेक्सी कैप फंड है, वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में बहुत धूम मचाई हुई है उसने। और फ्लेक्सी कैप के बारे में भी हम आपको बता दें कि फ्लेक्सी कैप का और मल्टी कैप में फ़र्क क्या है। मल्टी कैप मैंने बताया कि कम से कम 25-25-25 तीनों में होना चाहिए, लार्ज में, मिड में और स्मॉल में। लेकिन फ्लेक्सी कैप में ऐसी कोई बंधन नहीं है, ऐसे कोई लिमिटेशन नहीं है। आप चाहें तो 60% मिड कैप में कर लें, 15% स्मॉल में कर लें, 20% लार्ज में कर लें, या जो भी आपको ठीक लगता हो, क्योंकि कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन पराग पारिक ने इतने बढ़िया तरीके से इस फंड को अभी तक मैनेज किया है, और टॉप ऑफ द क्वार्टाइल रिटर्न दी हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कुछ ऐसी कैपेबिलिटी है राजीव जी, कि ये 18-19% जो है ना, इंटरनेशनल मार्केट में निवेश करके रखते हैं। क्योंकि ये फ्लेक्सी कैप है, इनको अलाउड है। तो ये 18-19% जो है, और इंटरनेशनल मार्केट हमें पता है कि भाई इंडिया तो छोटी सी है, अब तो उसमें यूएसए है, जापान है, यूरोप है, कहाँ है, ब्राज़ील है। तो ये ऐसे ऐसे चुन चुन के उसका भी बेनिफिट जो है अपनी रिसर्च का अपने फ्लेक्सी कैप के इन्वेस्टर्स को देते रहे हैं, और आगे भी देते रहेंगे। तो इसलिए हमने इसका भी सिलेक्शन किया तीसरे फंड के हिसाब से। अब 2 रह गए हैं। नेक्स्ट जो है जिसकी मैं बात करना चाहूँगा, वो है आईसीआईसी प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट फंड। लेकिन हम लोग राजीव रंजन जी बताएं कि मैं पर्सनल तौर पे बता रहा हूँ आपको, मैं बात है सारे दर्शकों को, कि इसके जो सीईओ साहब है ना, शंकरन नारायण साहब, मैं उनका फ़ैन हूँ।
क्योंकि उनकी जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो वो कॉल्स लेते हैं, जो वो आके टीवी पे कभी-कभी आते हैं और अपनी कुछ बातें बता के जाते हैं, वो इतनी सच निकलती हैं कि उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो अब इसका जो मल्टी एसेट फंड है, मल्टी एसेट जैसे नाम ही बता रहा है कि ये सिर्फ़ इक्विटी पे निर्धारित नहीं है। इसमें प्रेशियस मेटल्स भी हैं और आजकल सब जानते हैं कि गोल्ड कहाँ से कहाँ पहुँच गया। 1 साल में ये 50-60% की रिटर्न, और सिल्वर भी अब चढ़ रहा है बड़ी तेज़ी से। तो इसमें प्रोविज़न है कि आप इक्विटी में भी करिए, गोल्ड में भी करिए, सिल्वर में भी कर सकते हैं, और भी कोई प्रेशियस मेटल्स हैं वो भी, थोड़ा बहुत डेट में भी, तो सारी एसेट क्लासेस में कर सकते हैं, कमोडिटीज़ में भी। तो इसलिए ये भी हम सभी लोग ये सोच रहे हैं ऐसे कि अभी सिर्फ 100% स्टॉक मार्केट की बजाय थोड़ा-थोड़ा हमको डिवर्सिफ़ाई भी करना चाहिए। फिज़िकल गोल्ड तो होता है सबके पास, लॉकर में पड़ा हुआ है। उसके अलावा कुछ पेपर गोल्ड भी होना चाहिए, कुछ ऐसा भी होना चाहिए म्यूचुअल फंड वाला, जिसमें डेली एनएवी चेंज होती है। इसलिए हमने आईसीआईसी प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट फंड भी जो है, अपने इस सिलेक्शन में उसको इंक्लूड किया है। और पाँचवाँ जो है, वो है इन्वेस्को का लार्ज एंड मिड कैप। और ये हम शुरू से कहते आए हैं कि लार्ज कैप में भले ही रिटर्न थोड़ी कम आती हो, लेकिन स्टेबिलिटी वहाँ सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि वो सिर्फ टॉप की 100 कंपनीज़ में ही इन्वेस्ट करते हैं, और टॉप के 100 कंपनी जो हमारी कंट्रीज़ की, जैसे वही इन्फोसिस हो गई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, मारुति सुजुकी हो गई, हिंदुस्तान लीवर हो गया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो ये जो बढ़िया-बढ़िया कंपनीज़ हैं, ये थोड़ा बहुत उतार-चढ़ाव के साथ, लेकिन ये लगातार बढ़ती चली जाती हैं। और साथ में अगर आप अगली 150 कंपनीज़ भी ऐड कर लो, जो मिड कैप है, तो ये एक बहुत अच्छा मिश्रण बन जाता है लार्ज एंड मिड कैप का। और इन्वेस्का का जो है, जो इसकी इनका जो इन्वेस्टमेंट का स्टाइल है, वो थोड़ा-सा टेक्निकल लगेगा, मैं बता देता हूँ कि कोविड के बाद जो है, लोगों ने ग्रोथ वगैरह मोमेंटम छोड़ दिया था, क्योंकि कोविड से बड़ी घबराहट हो गई थी, तो वैल्यू स्टाइल में चले गए थे। तो वैल्यू स्टाइल में जितनी बड़ी एमसीज़ हैं, जैसे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हो गई, आईसीआईसी प्रूडेंशियल हो गई, सब ने वैल्यू स्टाइल को अपना लिया था, क्योंकि कोविड के बाद कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन इन्वेस्को ने, अब कोविड तो खत्म हो गया, इस फंड में उन्होंने ग्रोथ को, मोमेंटम को, क्वांटिटेटिव को पकड़ा हुआ है। तो ये हमको लगता है कि एज ए स्टाइल भी बाइस जो है ना, ये भी काम आएगा हमारे दर्शकों के, कि आपकी वैरायटी होनी चाहिए सारी। आपके पास वैल्यू स्टाइल वाले भी होने चाहिए, कुछ ग्रोथ स्टाइल वाले भी होने चाहिए। तो इसी हिसाब से आपने देखा होगा कि जो हमने 5 फंड आपको सुझाए हैं, एक तो सबकी एएमसीज़ अलग-अलग हैं। इन्वेस्को है, निप्पॉन है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल है, पराग पारिक है, स्टेट बैंक है, और उसमें भी स्टाइल भी थोड़े-थोड़े अलग-अलग हैं। तो ये एक जो है अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है, एक अच्छा एसेट एलोकेशन है। तो ये हैं हमारे 5 फंड, राजीव जी। जी। काफ़ी अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाइड अप्रोच लेकर के आप चल रहे हैं, लेकिन इसमें जी। एक चीज़ मैं देख रहा था कि अगर स्मॉल कैप एक्सपोजर देखा जाए, तो वो इस पांचों फंड के सिलेक्शन में आपको सिर्फ एसबीआई मल्टी कैप में मिलेगा थोड़ा सा, वो भी शायद अभी 10% के आसपास है। तो नहीं, 25 तो मिनिमम रखना पड़ेगा ना। 25 की तो जी। रिक्वायरमेंट है। एसबीआई मल्टी कैप में स्मॉल कैप 25 से कम नहीं रख सकते हैं। और उसके अलावा जो ओके। पराग पारिक का जो फ्लेक्सी कैप है, अगर पराग जी। पारिक के जो फंड मैनेजर्स हैं, अगर उनको लग रहा है कि भाई स्मॉल कैप में अच्छी खासी कुछ वो अच्छे-अच्छे चुन पाते हैं, कुछ जो नगीने हैं, जो कि जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, तो वहाँ पे उनको भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो स्मॉल कैप को डाल सकते हैं। तो इस पूरे हमारे जो हमने सिलेक्शन दिया है 2 फंड्स में, एक तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में, और एसबीआई मल्टी कैप फंड में अच्छा खासा समावेश रहेगा स्मॉल कैप का भी। जी। आपने जो बात बताई वो बिल्कुल सही है तकनीकी रूप से, लेकिन मैं दो जो पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर हम फंड्स का डेटा देखते हैं, वहाँ पे 10% 12% के आसपास ही इनका डेटा आ रहा है स्मॉल कैप एक्सपोजर का। तो अच्छी बात है ये। इसका मतलब ये है कि वो अच्छा। अगर कर सकते हैं 25, और कर अगर सिर्फ 12 ही रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वहाँ उनको रिस्क ज़्यादा लग रहा है। वहाँ पे उनको कुछ अभी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही हैं। तो हमें ट्रस्ट करना चाहिए फंड मैनेजर्स के एक्सपीरियंस को। तो ऐसा नहीं है जी। कि भई स्मॉल कैप वाले तो कितने ऐसे फंड्स हैं जो 100% स्मॉल कैप में करते हैं। तो आपने देखा होगा, हमने उनमें से एक को भी यहाँ पे सुझाया नहीं है, क्योंकि हमारे हिसाब से उसमें रिस्क जो है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो है, वो बहुत कम रहती है। और जब भी थोड़ी-सी मार्केट नीचे गिरती है, सबसे पहले जो स्मॉल कैप वाले फंड्स हैं, वो ज़्यादा नीचे गिरते हैं। तो इसलिए हम जी। उसके इतने फेवर में नहीं हैं। थोड़ा बहुत आ जाए थ्रू मल्टी एसेट फंड्स, थ्रू मल्टी कैप फंड्स, तो वो ठीक है। जी। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपने समय निकाला और अपने ये चुने हुए 5 फंड बताए और इसके लिए क्या रैशनल है वो हमारे दर्शकों के सामने रखा। कोई भी डिस्क्लेमर, डिस्क्लोजर या कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो आप अपनी ओर से बताना चाहें इस बारे में? हाँ, देखिए इसमें
मेरा खुद का जो पोर्टफोलियो है और जो जो हमारी वाइफ का है, उसमें से मैं देख पा रहा हूँ कि इनमें से 2-3 में हमारी इन्वेस्टमेंट भी है, एसबीआई मल्टी कैप में भी है थोड़ी, और थोड़ी निप्पन ग्रोथ में भी है। तो ये बताना ज़रूरी है सेबी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अदरवाइज़ जो है ये हमारे रिसर्च के रिकमेंडेड स्कीम्स हैं। जी, बहुत धन्यवाद और दीपावली के लिए अग्रिम शुभकामनाएँ आपको, सभी दर्शकों आपको को भी, भी। सारे दर्शकों को भी बहुत-बहुत शुभ धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।